नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वेनेजुएला के लिए यकीनन ये साल मनहूस साबित हो रहा है। पहले वेनेजुएला पर अमेरिकी स्ट्राइक और वहां के राष्ट्रपति को अमेरिका ने कैदी बना दिया और अब वेनेजुएला भूकंप की कैद में है। भूकंप ने भारी तबाही मचाई, तबाही ऐसी कि वेनेजुएला के इतिहास में सदी का सबसे खौफनाक भूकंप आया, जिसमें अमेरिका की एक एजेंसी ने अनुमान लगाया कि 1 लाख तक लोगों की जान जा सकती है। लेकिन जमीन के नीचे ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों में फिलीपींस के अंदर 7.4 तीव्रता का भूकंप आता है और अब वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का भूकंप आता है। क्या दुनिया खतरे में है? क्या पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में कुछ और देश इसी तरीके से भूकंप से बर्बाद होते नजर आ सकते हैं? इससे भी बड़ा सवाल, भारत के लिए क्या ऐसा ही खतरा पैदा हो सकता है? क्या भारत में भी इस तीव्रता का भूकंप आ सकता है? अगर आया तो क्या होगा? चलिए आपको वेनेजुएला में भूकंप के पहले और बाद की तस्वीर, सच्चाई और भारत पर खतरे की घंटी क्या वाकई में बजनी शुरू हो चुकी है बताते हैं। पूरी दुनिया वेनेजुएला का जिक्र कर रही है और संवेदनाएं व्यक्त कर रही है, क्योंकि 2 आंकड़े हैं। एक वो जो वेनेजुएला की तरफ से दिए जा रहे हैं और दूसरे वो जो अमेरिका की एजेंसी की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और आंकड़ा है, वो आंकड़ा जो वेनेजुएला को डरा रहा है। और क्यों डरा रहा है जरा देखिए, क्योंकि एक ये लाइन और इसके अंदर पूरा वेनेजुएला कांप रहा है, क्योंकि जो 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, ये सदी का सबसे ताकतवर भूकंप है। यानी कि बीते 100 सालों के अंदर वेनेजुएला के अंदर इस तीव्रता का भूकंप नहीं आया। और जानते हैं सब कितने सेकंड में हुआ है? ये सब सिर्फ और सिर्फ 38 सेकंड के अंदर, 38 सेकंड, और तबाही का एक ऐसा मंजर जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है और क्या टेक्टोनिक प्लेट्स का लगातार टकराना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक अलार्म है, एक संकेत है दुनिया के सामने। जरा देखिए, इन 38 सेकंड को समझने की कोशिश कीजिए। सान वेनेजुएला दिन यानी कि आज 24 जून, पहला झटका 7.2 तीव्रता का जो लगभग 4 बजे के आसपास, और दूसरा झटका 7.5 तीव्रता का जो 38 सेकंड के बाद आया। और 38 सेकंड के अंदर जो तबाही वहां नजर आई, उस तबाही ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आप सोचिए सर, सिर्फ 38 सेकंड। अमूमन एक भूकंप के बाद उसके बाद के जो भूकंप आते हैं वो उस तीव्रता के नहीं होते, लेकिन वेनेजुएला के अंदर जो पहला भूकंप आया वो 7.2 रेक्टर स्केल का था, दूसरा भूकंप 7.5 रेक्टर स्केल का। ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ऐसा अमूमन नहीं होता। इमरजेंसी घोषित की गई वहां पर बाकायदा, और ये इमरजेंसी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने की। राष्ट्रीय आपातकाल उन्होंने घोषित कर दिया। इस दौरान एयरपोर्ट सेवा बंद कर दी गई। भूकंप के झटकों से कराकस एयरपोर्ट की इमारत को नुकसान पहुंचा, छत के कुछ हिस्से गिर गए, जिसके कारण उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। वहीं बिजली सप्लाई भी बंद की गई। तेज झटकों के कारण कई इलाकों में बिजली लाइन और सब स्टेशन को नुकसान पहुंचा। एहतियात के तौर पर कुछ हिस्सों की बिजली काट दी गई। इंटरनेट कनेक्टिविटी ठप हो गई। टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने से मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई। पानी और गैस सप्लाई बंद कर दी गई। बिजली कटौती और पाइपलाइन नेटवर्क की जांच के चलते कई इलाकों में पानी और गैस की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई, जबकि लोगों ने सड़कों पर रात बिताई है। भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक आने और इमारतों के गिरने के डर से हजारों लोगों ने सड़कों पर रात बिताई। और इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं अर्थक्वेक डबलेट। दरअसल ये क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझिए, उसके बाद इसको विस्तार से समझाएंगे। अर्थक्वेक डबलेट का मतलब होता है 2 भूकंपों का बेहद कम समय और कम दूरी के भीतर आना।
और वेनेजुएला के अंदर यही हुआ। महज 38 सेकंड के अंदर 2 भूकंप आए और दूसरा भूकंप पहले से ज्यादा तीव्रता का रहा और इसे वैज्ञानिक अर्थक्वेक डबलेट कहते हैं। इसमें 2 बड़े भूकंप लगभग एक ही इलाके में और कुछ सेकंड या मिनट के अंतराल में आते हैं। ऐसे मामलों में जो दूसरा भूकंप होता है अक्सर पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पहली घटना से कमजोर हो चुकी इमारतें दूसरे झटके में ढह जाती है और वेनेजुएला के अंदर यही हुआ है। लेकिन क्या इससे पहले भी अर्थक्वेक डबलेट आ चुके हैं? वेनेजुएला की ही तरह 6 फरवरी 2023 को तुर्की के सीरियाई सीमा के पास जुड़वा भूकंप आया था। पहला सुबह करीब 4:17 पर और फिर दूसरा भूकंप पहले एपी सेंटर से करीब 100 किलोमीटर दूर और करीब 9 घंटे बाद आया। तुर्की में इस भूकंप में 60,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अगस्त 2021 में दक्षिण अटलांटिक महासागर की साउथ सैंडविच आइलैंड के अंदर भी अर्थक्वेक डबलेट आया था। तब 7.5 तीव्रता के भूकंप के करीब 2.5 मिनट के बाद 8.1 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया था। हालांकि वो आबादी वाला इलाका नहीं था और इसीलिए जान माल का नुकसान कम हुआ, लेकिन जो ये डबलेट भूकंप है इसमें जो दूसरा भूकंप आता है वो पहले के मुकाबले ज्यादा तीव्रता का आता है और इसलिए मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ जाता है कि पूरी दुनिया सदमे में चली जाती है। हालांकि अभी तक जो आंकड़ा सामने आया वो बता रहा है कि वेनेजुएला के अंदर 164 लोगों की जान गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन एक और आंकड़ा आया है, वो आंकड़ा डराने वाला है। जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए और देखिए। यह अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण का शुरुआती अनुमान है जो कह रहा है कि डबल भूकंप से जो मौतों की आशंका है वो 10,000 से 1 लाख मौतों तक है। आप सोचिए, अगर ये आंकड़ा सही है तो वेनेजुएला के अंदर एक भारी तबाही, एक ऐसी तबाही जिसको वेनेजुएला के इतिहास में सबसे काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर सदी के बाद इतने बड़े रेक्टर स्केल पर भूकंप आया है और सिर्फ भूकंप नहीं आया, यह अर्थक्वेक डबलेट आया है। अब जरा यह समझिए कि वेनेजुएला के अंदर अर्थक्वेक डबलेट क्यों आया, इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल वेनेजुएला का उत्तरी तट स्लिप फॉल्ट लाइन पर है, यानी यहां जमीन के 2 हिस्से एक दूसरे के साथ लगातार रगड़ खा रहे हैं। यह फॉल्ट 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट, उत्तर में कैरेबियन प्लेट और दक्षिण में साउथ अमेरिकन प्लेट की सीमा पर आती है। चूंकि कैरेबियन प्लेट हर साल साउथ अमेरिकन प्लेट के मुकाबले 20 मिलीमीटर पूर्व की तरफ खिसकती रहती है और इसकी वजह से फॉल्ट लाइन पर लगातार दबाव बनता रहता है। अभी जो दोहरा भूकंप आया उसका सेंटर ठीक उसी जगह पर था जहां वेनेजुएला की 3 बड़ी फॉल्ट लाइनें यानी कि ओका, अनकॉन, ए पिलार और बोकोनो फॉल्ट ये आपस में मिलती है। यानी ये इलाका पहले से ही भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े रेक्टर स्केल पर भूकंप यहां कभी नहीं आया। इसलिए अब सोचने पर मजबूर पूरी दुनिया हो रही है कि क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि महज 1 महीने के अंदर 2 बड़े देशों के अंदर 2 बड़े रेक्टर स्केल पर भूकंप आया, या एक अलार्म है, चेतावनी है कि अब दुनिया को और ज्यादा पर्यावरण के प्रति, पृथ्वी के प्रति सजग रहने की जरूरत है। 126 साल पहले वेनेजुएला के अंदर 126 साल पहले इतना बड़ा भूकंप आया था। आप सोचिए सर, इससे पहले 1900 में 7.7 का तीव्रता का भूकंप आया था और उस समय भूकंप का केंद्र भी कैरिबियाई तट के पास था। उस भूकंप में कराकस की कई चर्च, सरकारी इमारतें, यहां तक कि घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण संस्था यूएसजीएस के अनुसार उसमें 21 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस समय द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया था करीब 300 इमारतें ढह गई थी और बड़ी संख्या में लोगों को लंबे वक्त तक तंबुओं के अंदर रहना पड़ा था, यानी कि शेल्टर हाउस में एक तरीके से रहना पड़ा था। अब हम आपको बताते हैं कि रेक्टर स्केल पर जो तीव्रता का पैमाना है वो तबाही कैसे लाता है।
और कितनी तीव्रता के बाद तबाही का मंजर खौफनाक होता चला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं 0 से 1.2 रेक्टर स्केल। इसका पता सिर्फ सिस्मोग्राफ से पता चलता है। दूसरे नंबर पर आता है 2 से 2.9 रेक्टर स्केल। इसमें हल्का कंपन महसूस होता है। तीसरा है 3 से 3.9 रेक्टर स्केल। इसमें किसी ट्रक पास से गुजरने जैसा आपको महसूस होगा। उसके बाद 4 से 4.9 रेक्टर स्केल। इसमें खिड़कियां टूट सकती हैं, लेकिन इमारतों को ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसके बाद है 5 से 5.9 रेक्टर स्केल। इसमें भारी सामान हिल सकता है, मसलन आपकी वॉशिंग मशीन, आपका फ्रिज, आपके पंखे, ये आपको हिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद आता है 6 से 6.9। इसमें भवन की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान की संभावना होती है। और जो वेनेजुएला के अंदर है वो था 7 से 7.2 रेक्टर स्केल के ऊपर, और इसमें इमारतें गिर जाती हैं, अंदर से पाइप फट जाते हैं, और वेनेजुएला के अंदर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इसके बाद आता है 8 से 8.9 रेक्टर स्केल। इसमें इमारतों के साथ साथ पुल तक गिर जाते हैं। इसके बाद 9 या उससे ज्यादा रेक्टर स्केल पर अगर भूकंप आया तो यह एक तरीके से पूरी तबाही है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए नजर आएगी। समंदर नजदीक हो तो सुनामी का खतरा होगा। यहां आपको बता दें कि भूकंप में रेक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, और एक लेवल के बाद आकर यह 36 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। अब बात करते हैं एक बार फिर से अर्थक्वेक डबलेट की, क्योंकि दुनिया के अंदर चर्चा इस बात को लेकर है कि एक भूकंप के बाद दूसरा भूकंप उससे ज्यादा तीव्रता के साथ आना, क्या ये तबाही का डबल डोज है और क्या ये सामान्य है? आप समझिए सर, क्योंकि वेनेजुएला में आए दोनों बड़े भूकंप इतने कम समय के अंतर पर जो आए, ये किसी भी तरीके से सामान्य नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक हो सकता है कि पहले भूकंप से जमीन के नीचे मौजूद एक फोल्ड लाइन खिसकी हो, इससे दूसरी फोल्ड लाइन पर दबाव बढ़ गया और कुछ ही देर के बाद वहां भी भूकंप आ गया। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और उसके आसपास के इलाकों के अंदर आफ्टर शॉक का खतरा बना हुआ है। भूकंपों के बाद जमीन के नीचे मौजूद स्थानीय फोल्ड लाइनों पर दबाव बढ़ गया है, जिससे आने वाले दिनों में फिर से तेज झटके महसूस हो सकते हैं। यूएसजीएस ने आशंका जाहिर किया कि वेनेजुएला में 4 या उससे ज्यादा तीव्रता के करीब 26 भूकंप अभी आ सकते हैं, और इनमें से कम एक की तीव्रता 5 या उससे ज्यादा होने की 89% संभावना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक शुरुआती 24 से 48 घंटों में आफ्टर शॉक की संख्या तीव्रता सबसे ज्यादा रहती है, और इसलिए वेनेजुएला के ऊपर खतरा अभी टला नहीं। लेकिन आप सोचिए, ये वेनेजुएला के अंदर साल 1900 के बाद का सबसे बड़ा भूकंप है, यानी कि 126 साल के बाद का। लेकिन क्या दुनिया का भी सबसे बड़ा भूकंप है? जरा एक बार देखिए, दुनिया के सबसे भयावह भूकंप कब आए और क्या उस लिस्ट में वेनेजुएला है या नहीं है। एक आंकड़े के तौर पर आपको समझाते हैं, देखिए जरा। साल 1556 में जगह थी शांगसी चीन, तीव्रता 9.5, मौतें 8 लाख के आसपास। साल 1960 जगह थी बोल्डिविया जो चिली के अंदर है, तीव्रता 9.5, मौतें 1655। साल 1964 जगह अलास्का, तीव्रता 9.2, मौतें 131। जबकि साल 2004 जगह सुमात्रा अंडमान, तीव्रता 9.1, और मौतों का जो आंकड़ा वो 2,30,000 के आसपास रहा। ये वो बड़े भूकंप हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर एक तबाही की सुनामी लाकर रख दी। लेकिन जो वेनेजुएला में हुआ वहां एक और चीज खास थी। खास बात यह थी कि वेनेजुएला में इस भूकंप से पहले बाकायदा अलर्ट आया था, गूगल ने अलर्ट दिया था। सवाल यह है कि उसके बावजूद इतनी जाने जाने का अनुमान क्यों है? क्या उस अलर्ट के बाद लोग आगाह नहीं हुए? ये आपको बताएं। उससे पहले जरा देखिए अलर्ट जो आया उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। करीब 6.2 रेक्टर स्केल के तहत
भूकंप आ रहा है, 341 किलोमीटर दूर है। ये इमरजेंसी अलर्ट जो कि वेनेजुएला के अंदर सबके मोबाइल पर आया। अब सवाल यह कि जब एक अलर्ट बाकायदा सबके मोबाइल पर आया तो फिर लोगों की जिंदगी बची क्यों नहीं? सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं? वहां की लोकल अथॉरिटी बॉडीज ने कुछ किया क्यों नहीं? जरा इसको समझिए, क्योंकि गूगल की एक सर्विस है जिसमें वो कुछ स्मार्टफोन की मदद से भूकंप की गति और दिशा का पता लगाता है। इसके बाद वो प्रकाश की गति से आसपास के स्मार्टफोन पर भूकंप का अलर्ट भेजता है। मॉडर्न स्मार्टफोन जो है वो एक्सेलेरोमीटर पर चलते हैं जो आमतौर पर स्मार्टफोन की रोटेशन को डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद मोबाइल स्क्रीन को लेंस के मोड और नॉर्मल मोड में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही ये वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट करने का काम करता है। गूगल का सिस्टम इस सेंसर की मदद से भूकंप और फोन वाइब्रेशन का पता लगाता है। ढेर सारे स्मार्टफोन से डेटा इकट्ठा होता है और सिस्टम एनालाइज करता है कि भूकंप है या नहीं है। भूकंप का पता लगते ही गूगल अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर अलर्ट भेजता है। गूगल के पास करीब 2 बिलियन एंड्रॉयड फोन है जो इस नेटवर्क का हिस्सा है। गूगल का भूकंप अलर्ट सिस्टम दोनों सामान्य 2 तरह के अलर्ट भेजता है, जिसमें एक हल्के भूकंप और दूसरा तीव्र भूकंप को लेकर बताता है। गूगल ने भूकंप से पहले अलर्ट भेजा था, तो फिर सवाल आता है कि आखिरकार लोग खुद को बचा क्यों नहीं पाए? इसका जवाब है कि गूगल का भूकंप वाला अलर्ट का जो सिस्टम है कुछ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले ही आता है। वक्त रहते जो लोग एक्शन ले लेते हैं वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आप सोचिए जरा, भूकंप जो है 341 किलोमीटर दूर है, उसको वहां तक पहुंचने में कुछ सेकंड लगेंगे, कुछ सेकंड। अब कुछ सेकंड पहले किसी के फोन पर एक अलर्ट आ जाए, क्या यह संभव है कि वो अपने घर से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए? वो जितनी देर में सोचेगा तब तक भूकंप आ चुका होगा। इसलिए गूगल अलर्ट आने के बावजूद वहां लोगों को बचाना मुश्किल हो गया, वहां सावधानी बरतना मुश्किल हो गया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्या वाकई में भारत के अंदर भी भूकंप का जोखिम बना हुआ है, क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके अलावा एक तरफ हिमालयन रेंज है और टेक्टोनिक प्लेट्स यकीनन भारत के भी नीचे है। तो क्या भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा हो सकता है? इसको समझाने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और उसको जरा समझिए कि कहां कहां पर कितना खतरा हो सकता है। इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है हिमालयन बेल्ट, दूसरा है पूर्वी तट और तीसरा है अंडमान निकोबार का हिस्सा। हिमालयन बेल्ट के अंदर उत्तराखंड है, हिमाचल है, कश्मीर है, सिक्किम है, असम है, जहां बड़े भूकंप की आशंका है। जबकि जो पूर्वी तट है उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जहां सुनामी का जोखिम हो सकता है। अंडमान निकोबार सबसे संवेदनशील है, यहां मेगा थ्रस्ट और सुनामी का खतरा हो सकता है। यानी कि यह वो बेल्ट है जिसके अंदर बड़े भूकंप आ सकते हैं। हालांकि जब एपिसेंटर वहां पर भूकंप का होगा तो फिर गुजरात, राजस्थान तक भी इसका जोखिम बना रह सकता है। यानी कि सुनामी और भूकंप दोनों का उच्च जोखिम वाला जो क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार है। इसको सबडक्शन जोन भी कह सकते हैं। मेगा थ्रस्ट भूकंप और सुनामी के लिहाज से सबसे संवेदनशील भी कह सकते हैं। जबकि पूर्वी तट जो है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल है, वहां सुनामी का खतरा हो सकता है। और आपको 2004 याद होगा जब सुनामी ने इधर कहर बरपाया था। जबकि हम हिमालयन फॉल्ट लाइन की जो बात करें उसमें उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, कश्मीर और असम है, जहां बड़े भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन सामान्य से ज्यादा खतरनाक क्यों डबलेट भूकंप होता है, जरा इसको भी एक नजर में समझने की कोशिश कीजिए और देखिए जरा। सामान्य भूकंप और डबलेट भूकंप में अंतर क्या होता है? सामान्य भूकंप एक बड़ा झटका, एनर्जी एक बार में रिलीज होती है, नुकसान मुख्य झटके से, खतरा कम होता है। जबकि 2 बड़े झटके होते हैं, एनर्जी 2 हिस्सों में रिलीज होती है, दूसरा झटका नुकसान को बढ़ा देता है, ज्यादा खतरनाक होता है। और वेनेजुएला के अंदर डबलेट भूकंप ने एक तरीके से तबाही मचाई है और उससे बच पाना वहां के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन 2 बैक टू बैक, पहले फिलीपींस और फिर वेनेजुएला, यहां जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए और वो रेक्टर स्केल पर 7.5 के आसपास रहे, उसने पूरी दुनिया के सामने एक अलर्ट मैसेज सेंड किया है।
कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। अगर उसे वक्त रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो यह सिर्फ ट्रेलर है। एक बड़ी तबाही दुनिया देख सकती है, चाहे वो सुनामी की वजह से हो या भूकंप की वजह से। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।